नमस्कार, रिवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का फूका पुतला। आयुर्वेद कॉलेज के प्रशिक्षु चिकित्सक आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। रीवा शहर में जबरन बदले जा रहे हैं बिजली के मीटर, लोगों ने जताया विरोध। और प्रदेश के मजदूर काम की तलाश में अन्य राज्यों की ओर कर रहे पलायन। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार। किसान नेता शिव सिंह का कहना है कि शिवराज सिंह चौहान के दावे खोखले साबित हुए हैं। जिले के किसान काम की तलाश में अन्य शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। यहां तक कि पिछले 8 वर्षों में मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 6000 दिहाड़ी मजदूर रोजगार के अभाव में आत्महत्या कर चुके हैं। इसके लिए शिवराज सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। वहीं मध्य प्रदेश बसोर समाज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बसोर ने शिवराज सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार गरीब मजदूर विरोधी हो चुकी है। सिर्फ चुनाव के समय उनको तरह तरह से प्रभावित करती है, इसके बाद भूल जाते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक शिव सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दावे पूरी तरह खोखले साबित हो रहे हैं। शिव सिंह ने बताया कि उन्होंने रीवा रेलवे स्टेशन पर रीवा, सीधी, सतना जिले से रोजी रोजगार की तलाश में मजदूरों के लिए दूसरे राज्यों में जाने वाले सैकड़ों मजदूरों से मुलाकात की, उनका दर्द समझा। उनके द्वारा ये कहा गया कि शिवराज सरकार ने हमारे सभी रोजगार के साधन छीन लिए। हमारा परिवार भूखों मरने की कगार पर है और हम काम की तलाश में मध्य प्रदेश छोड़कर बाहर जा रहे हैं। आज हम रीवा रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। मैं यहाँ से गुजर रहा था। यहाँ मैंने देखा कि हजारों की संख्या में रीवा जिला, सतना जिला, सीधी जिला के आसपास के तमाम जो गरीब मजदूर हैं वो यहाँ से पलायन कर रहे हैं। उनको मध्य प्रदेश में शिवराज की सरकार में ना तो रोजगार है ना कोई धंधा है। वो पूरी तरह से यहाँ से पलायन कर रहा है। ये सरकार की असली पोल खुल चुकी है। सरकार जो फर्जी वादे कर रही है, आज उसका परिणाम है। यहाँ सड़कों पर लोग पड़े हुए हैं, मजदूर यहाँ से पलायन कर रहा है। हम शिवराज सरकार की निंदा में आए हैं तो यहाँ देखें कि बहुत सारे गरीब मजदूर लोग इतना परेशान है कि रोजी रोटी उनको नहीं मिल पा रही है। वो अपना देश, अपना गांव छोड़कर बाहर दूसरे शहर में जा रहे हैं। ये सरकार की ये योजना जो चल रही है 1000 रुपये वाली, इस तरह इन लोगों का हाल कर दिया है। इनको रोजी रोटी तक नहीं मिल रही। बस 1000 रुपये दे के बड़ा धन समझते हैं ये सरकार शिवराज सिंह की। और इस तरह गरीब लोग की कोई सुनवाई, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बहुत परेशान है ये लोग। और सरकार बोलती है कि हम सब सुविधा दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन साहब कहाँ के रहने वाले हैं? सूजी कहाँ है ये तमरा दुआरी के पास है। तो आप लोग यहाँ कहाँ जा रहे हैं आज? बाहर जा रहे हैं हम लोग खाने कमाने, बट उर्दा काटने। मतलब यहाँ कोई काम नहीं मिल रहा? यहाँ कोई काम नहीं मिल रहा है। यहाँ की सरकार क्या कर रही, मंत्री क्या कर रहे हैं? सरकार कोई हमारा लोगों के मजदूरी कोई नहीं सुन रहा है। न विधायक सुन रहा है, न सरपंच सुन रहा है, न सेक्रेटरी सुन रहा है, न कोई सुन रहा है। मतलब पूरे लोग मतलब रीवा छोड़ करके जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। बदलते मौसम की वजह से इन दिनों अस्पताल में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। हाल ये है कि अस्पतालों में पैर रखने की जगह नहीं है। वहीं अजीब मौसम के चलते लोगों को एक ही मौसम में 3 मौसम का आनंद मिल रहा है। इन दिनों जिलेवासी अजीब मौसम से परेशान है। सुबह कोहरे की धुंध दिखाई देती है तो दोपहर में तपती गर्मी से लोग परेशान हैं, तो शाम को कभी न कभी अचानक बारिश होने लगती है, जिससे बीमारियां बढ़ी हैं। अजीब मौसम की वजह से लोग गर्मी से परेशान हैं। कूलर पंखे कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। इस तरह का मौसम अक्सर समुद्र तटीय इलाकों में देखा जाता है, लेकिन अब रीवा में भी ऐसी स्थिति से लोग परेशान हैं। मौसम के उलटफेर से सारे मौसम वैज्ञानिकों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। इधर बदलते मौसम की वजह से अस्पतालों में मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है, जहां पर पैर रखने तक की जगह नहीं है। चिकित्सकों का मानना है कि निरंतर मौसम के बदलाव के कारण बीमारियों की संख्या बढ़ रही है। वहीं लोगों ने बताया कि सुबह 6 बजे अचानक छाए धुंध के कारण आवागमन पर भी काफ़ी असर देखने को मिला है। यहाँ तक कि कई ट्रेन विलंब से पहुँची हैं। बिजली विभाग की मनमानी का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें लोगों के घरों में बिना पूर्व सूचना के ही जबरन मीटर बदले जा रहे हैं। बिजली विभाग अपनी मनमानियों के लिए हमेशा से ही जानी जाती रही है। अगर कोई समस्या हो और आप फ़ोन करना चाहें तो फ़ोन का रिसीवर उठाकर रख दिया जाता है। बिजली कभी भी गुल हो सकती है, फिर आप घंटों फ़ोन लगाते रहिए, कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन बिजली के दामों को लेकर विभाग हमेशा सतर्क रहता है और मनमाना रवैया अपनाता है। आज ऐसा ही मामला वार्ड क्रमांक 14 में देखने को आया, जब बिजली विभाग के नाम पर कुछ लोग जबरन इलेक्ट्रॉनिक मीटर बदल रहे थे। वार्डवासियों का कहना है कि ये मीटर बिना कनेक्शन के ही चलता है और दुगनी रीडिंग आ रही है।
वार्ड के पार्षद रवि तिवारी ने बताया कि वो इन दिनों जन आक्रोश यात्रा में व्यस्त थे। जब वार्ड पहुंचे और लोगों ने बताया कि मीटर बदले जा रहे हैं तो बिजली विभाग से संपर्क किया। उनका कहना है कि जो कर्मचारी आए थे उनके पास कोई आदेश नहीं था, लेकिन जबरन मीटर बदल रहे हैं। इस संबंध में हमने वार्डवासियों और पार्षद रवि तिवारी से चर्चा की। ये आपके वार्ड में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, कुछ विरोध भी हुआ है क्या? ये बताया जा रहा है कि बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं, बिना लाइन के भाग रहे हैं, क्या मामला क्या है? हाँ, ये तेज़ी से चल रहा है। जो पहले रीडिंग करता था पुराना मीटर, उससे ये ज़्यादा स्पीड चल रहा है, जस्ट डबल का है। नहीं, आज कुछ तार भी काट दिए गए, उसके बाद भी बता रहे हैं बिलिंग कर रहा है। हाँ, वो तो वीडियो में आ गया है, पूरा वायरल हो गया है कि तार काटने का डिस्कनेक्ट करने के बाद भी ये चल रहा है, रीड कर रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? अब ये सब लोग की समस्या है, पूरे वार्ड की समस्या है कि ये गलत है। तो इस मीटर को हटाया जाएगा? हाँ, इस मीटर को हटाना जाए। कौन सा वार्ड है आपका? 14 वार्ड। शुभ नाम आपका? अनिल। मेरा नाम कृष्ण किशोर सोनी है। कौन सा वार्ड है ये? ये वार्ड 14 13 का कॉर्नर है। अभी किस तरह की समस्या आ रही मीटर को लेकर? ये बिना बताए तो पहले मीटर लगाते हैं और जाके रिसीव में दस्तखत करा लेते हैं, तो उनकी खाना पूर्ति हो जाती है। भाई अगर दस्तखत उन्होंने बताया नहीं, मीटर चेंज कर दिया और रिसीव में दस्तखत करा लेंगे तो कौन क्या कर सकता है? भाई हमारी सहमति हो गई ना। पहले बताएं लोगों को कि भाई मीटर आपका चेंज करना है, ऊपर से आदेश आया है, आदेश पत्र दिखाएं, ना पत्र दिखाते ना कुछ दिखाते हैं, डायरेक्ट बस जाके मीटर चेंज कर रहे हैं। कोई खराबी किसी के मीटर में नहीं है। वो देखिए वहाँ पे अभी तोड़ा गया है, वो अभी फिर जबरदस्ती फिर लगाए हैं मीटर। एक मीटर किस तरीके से काम कैसे चेक कर रहा है? ये जल्दी जल्दी कैसे क्या भाग रहा है? मीटर अपने आप मालूम नहीं क्या उसका जो भी उनका फंडा हो, जैसे हो कि रीडिंग, जैसे अदर मीटर जो है तो अगर एक दिन में 2 यूनिट या 4 यूनिट जनरल चलती तो उनकी 3 यूनिट चल रही है। तो ये बताइए, ये पता चल रहा है कि कुछ लोगों को तोड़ के बदले जा रहे हैं, कुछ लोगों के लगाए जा रहे हैं, कुछ लोगों को तोड़ दिया जा रहा है। अब यहीं पे देखिए, जैसे ये 3 मीटर है ना, वहाँ कोई नहीं बोला, वहाँ मीटर लगाए और बाद में दस्तखत करा लिए कि भैया मीटर आपको बदल दिया गया है। कुछ घरों को छोड़ दिया गया है। ऐसे ही है ना कि जैसे यहाँ कोई नहीं है, वो उधर लगाया, दस्तखत करवा लिया कि भैया मीटर आपका चेंज हो गया। किस कारण से हुआ, क्यों हुआ, इसका कोई आदेश नहीं है। विधायक जी के घर में लगाए हैं मीटर कि नहीं लगाए? अभी आगे नहीं गए हैं। आगे नहीं गए? नहीं, इसकी ज़्यादा हमको जानकारी नहीं है। जो नहीं है उसको काहे को हम अपने से बताएं कि उनके यहाँ नहीं लगाया कि कैसा है। कुल मिला के ये मीटर बहुत तेज चल रहा है। मीटर जो चले तो ठीक है, या ना चले उससे मतलब नहीं। आदमी को पहले आदेश तो दिखाएं, कारण क्या है, वजह क्या है बदलने का, कुछ तो रीजन तो भी तो बताएं। कि वही है कि बस रोज आओ रोज चेंज कर दो। 3 साल 1.5 साल नहीं हुआ मीटर चेंज। ये क्या स्थिति है आपका? भी मीटर बदला गया है सर, बहुत तेज मीटर चल रहा है सर। मेरी दुकान है मारुति स्कूल के पास, इसमें यही समस्या है सर कि बहुत तेज मीटर चल रहा है। जो कोई भी मीटर में खराबी नहीं थी सर, तो भी बदला गया है सर। अब जो पहले मान लीजिए दिन भर में 3 यूनिट चल रहा था, ये दिन भर में 7 यूनिट 8 यूनिट चल रहा है सर। इस तरह में तो आदमी बर्बाद हो जाए। लगभग 3-4 दिन से वार्ड 14 में ये इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट मीटर के नाम से मीटर चेंज किया जा रहा है। चूँकि मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ, वार्ड 14 का पार्षद हूँ। हम लोग 22 तारीख तक जन आक्रोश यात्रा में बिजी थे, इस कारण से बहुत जानकारी हमको नहीं हो पाई। 23 तारीख को हमको यह जानकारी हुई कि हमारे वार्ड में नए मीटर बदले जा रहे हैं, तो हमने डी साहब को मैसेज किया और बोला कि स्मार्ट मीटर क्यों बदले जा रहे हैं। और MPEB से इंटरनल जानकारी लेने पर हमें यह जानकारी मिली कि सिर्फ गैर भाजपा पार्षद वार्डों में ही यह कार्यवाही हो रही है, जिसमें से पहले चरण में वार्ड 14, वार्ड 15, वार्ड 6 और वार्ड 13 को चयनित किया गया है, जिनमें इन मीटरों को लगाना है। तो हमने डी साहब से यह विरोध किया कि सिर्फ गैर भाजपाई पार्षदों के वार्ड में ही इलेक्ट्रॉनिक मीटर क्यों लगाए जा रहे हैं। यदि मीटर लगाना ही है, कुछ लोगों का कहना यह था कि जोन 2 को चयन किया गया है उसमें, तो जोन 2 में 7 वार्ड से लेकर 16 वार्ड तक आते हैं, तो सिर्फ इन 4 वार्डों का ही चयन क्यों किया गया, अन्य वार्डों में क्यों नहीं लगाया गया। तो हमने इसका लगातार विरोध किया। विरोध करने के बाद कल हमारे वार्ड में मीटर नहीं लगाए गए और वार्ड 13 में मीटर लगाए गए। वहाँ की स्थिति तो मैं नहीं बता सकता, पर आज फिर से हमारे वार्ड में मीटर लगाने की कोशिश की गई। जैसे ही हमारे वार्ड के रहवासियों द्वारा हमें सूचित किया गया, हम तुरंत इस स्पॉट पे पहुँचे और उनका विरोध किया। और हमने उनसे यह पूछा कि आप अपना आदेश पत्र दिखाओ
और कोई भी कर्मचारी आइडेंटिटी कार्ड लिए हुए नहीं था। तो हमने उनसे सख्त विरोध किया कि आपके पास, यदि आप कहीं जा रहे हो, एमपीईबी की टीम आपके पास, अधिकारी एमपीईबी का मौजूद होना चाहिए। सिर्फ प्राइवेट बॉडी के मत्थे ये काम नहीं हो सकते। और जो सहमति दे, जो रहवासी सहमति दे, जो उपभोक्ता सहमत दे, आप उसका मीटर बदलो। पर जो सहमति नहीं दे रहा है, जो विरोध कर रहा है, उसका आप मीटर ज़बरदस्ती नहीं बदल सकते। आपके पास कोई आदेश नहीं है, आप अपना आदेश दिखाओ, परिचय पत्र दिखाओ। इसकी थोड़ा सा झूमाझटवी भी हुई इसके लिए, चूँकि वो जिद कर रहे थे, बोले हमें आदेश हम बदलेंगे। तो हम लोग वार्डवासियों के सहयोग से हम लोगों ने उनका सख्ती से विरोध किया। डी साहब तक बात गई और डी साहब से हमारी टेलीफोनिक चर्चा हुई। उन्होंने आश्वस्त किया है कि वार्ड 14 में मीटर नहीं लगाए जाएंगे, ऐसी जानकारी उन्होंने। अब यह तो स्मार्ट मीटर के नाम से इनका स्मार्ट मीटर कैसे काम कर रहा है, अब ये तो इन्हीं से पूछना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग मौके पर मौजूद थे। मैंने स्वयं ये वीडियो बनाई है, इसमें जो वॉइस है वो मेरा ही है। और इस मीटर को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जो भी पुराने मीटर इन्होंने चेंज किए थे, हमने आज डिस्कनेक्ट करके नए मीटर लगाए। नए मीटर को हटवाया तो ये देखिए पूरे तार कटे हुए हैं, फिर भी ये ब्लिंक कर रहा है मीटर। इसकी ब्लिंकिंग हो रही है, इसका मतलब है कि मीटर चल रहा है। अब मीटर में करंट नहीं जा रहा है, फिर भी मीटर चल रहा है। ये किस तरह का इलेक्ट्रॉनिक मीटर है, ये तो एमपीईबी और शासन ही बता सकता है। और हमारा इसी का विरोध है कि इस तरह के मीटर क्यों लगाए जा रहे हैं। जहां 7-8 यूनिट का बिल आता था, वहां 17-18 यूनिट पर डे का बिल आ रहा है। मतलब उपभोक्ता को डबल मार हो रही है। उधर लाडली बहना के नाम पे फ्री में सब कुछ बांट रहे हो, और इधर उपभोक्ताओं की ऐसी तैसी किए हुए हो, उपभोक्ताओं को चूसे पड़े हो। तो कैसे, ये दोहरी नीति जो शासन की है। और चुनाव के समय पर इन मीटरों को बदलना, मुझे तो सीधी सीधी ये लगता है वसूली का इनका मेन धंधा है। वसूली के कारण इस तरह यह स्मार्ट मीटर की स्थिति है। तार कटने के बाद भी मीटर चल रहा है और विरोध करने पर एमपीईबी जबरदस्ती पे उतारू है। 23 तारीख को हमको यह जानकारी हुई कि हमारे वार्ड में नए मीटर बदले जा रहे हैं। तो हमने डी साहब को मैसेज किया और बोला कि स्मार्ट मीटर क्यों बदले जा रहे हैं। और एमपीईबी से इंटरनल जानकारी लेने पर हमें यह जानकारी मिली कि सिर्फ गैर भाजपा पार्षद वार्डों में ही यह कार्यवाही हो रही है, जिसमें से पहले चरण में वार्ड 14, वार्ड 15, वार्ड 6 और वार्ड 13 को चयनित किया गया है, जिनमें इन मीटरों को लगाना है। तो हमने डी साहब से यह विरोध किया कि सिर्फ गैर भाजपाई पार्षदों के वार्ड में ही इलेक्ट्रॉनिक मीटर क्यों लगाए जा रहे हैं। यदि मीटर लगाना ही है, कुछ लोगों का कहना यह था कि जोन 2 को चयन किया गया है उसमें, तो जोन 2 में 7 वार्ड से लेकर 16 वार्ड तक आते हैं। तो सिर्फ इन 4 वार्डों का ही चयन क्यों किया गया, अन्य वार्डों में क्यों नहीं लगाया गया। तो हमने इसका लगातार विरोध किया। विरोध करने के बाद कल हमारे वार्ड में मीटर नहीं लगाए गए और वार्ड 13 में मीटर लगाए गए। वहाँ की स्थिति तो मैं नहीं बता सकता, पर आज फिर से हमारे वार्ड में मीटर लगाने की कोशिश की गई। जैसे ही हमारे वार्ड के रहवासियों द्वारा हमें सूचित किया गया, हम तुरंत इस स्पॉट पे पहुँचे और उनका विरोध किया। और हमने उनसे यह पूछा कि आप अपना आदेश पत्र दिखाओ, और कोई भी कर्मचारी आइडेंटिटी कार्ड लिए हुए नहीं था। तो हमने उनसे सख्त विरोध किया कि आपके पास, यदि आप कहीं जा रहे हो, एमपीईबी की टीम आपके पास, अधिकारी एमपीईबी का मौजूद होना चाहिए। सिर्फ प्राइवेट बॉडी के मत्थे ये काम नहीं हो सकते। और जो सहमति दे, जो रहवासी सहमति दे, जो उपभोक्ता सहमत दे, आप उसका मीटर बदलो। पर जो सहमति नहीं दे रहा है, जो विरोध कर रहा है, उसका आप मीटर ज़बरदस्ती नहीं बदल सकते। आपके पास कोई आदेश नहीं है, आप अपना आदेश दिखाओ, परिचय पत्र दिखाओ। इसकी थोड़ा सा झूमाझटवी भी हुई इसके लिए, क्योंकि वो जिद कर रहे थे, बोले हमें आदेश हम बदलेंगे। तो हम लोग वार्डवासियों के सहयोग से हम लोगों ने उनका सख्ती से विरोध किया। डी साहब तक बात गई और डी साहब से हमारी टेलीफोनिक चर्चा हुई। उन्होंने आश्वस्त किया है कि वार्ड 14 में मीटर नहीं लगाए जाएंगे, ऐसी जानकारी जी। अब यह तो स्मार्ट मीटर के नाम से इनका स्मार्ट मीटर कैसे काम कर रहा है, अब ये तो इन्हीं से पूछना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग मौके पर मौजूद थे। मैंने स्वयं ये वीडियो बनाई है, इसमें जो वॉइस है वो मेरा ही है। और इस मीटर को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जो भी पुराने मीटर इन्होंने चेंज किए थे, हमने आज डिस्कनेक्ट करके नए मीटर लगाए। नए मीटर को हटवाया तो ये देखिए पूरे तार कटे हुए हैं, फिर भी ये ब्लिंक कर रहा है मीटर। इसकी ब्लिंकिंग हो रही है, इसका मतलब है कि मीटर चल रहा है।
अब मीटर में करंट नहीं जा रहा है फिर भी मीटर चल रहा है, ये किस तरह का इलेक्ट्रॉनिक मीटर है ये तो एमपीईबी और शासन ही बता सकता है। और हमारा इसी का विरोध है कि इस तरह के मीटर क्यों लगाए जा रहे हैं। जहां 7-8 यूनिट का बिल आता था वहां 17-18 यूनिट पर डे का बिल आ रहा है, मतलब उपभोक्ता को डबल मार हो रही है। उधर लाडली बहना के नाम पे फ्री में सब कुछ बांट रहे हो और इधर उपभोक्ताओं की ऐसी तैसी किए हुए हो, उपभोक्ताओं को चूसे पड़े हो, तो कैसे ये दोहरी नीति जो शासन की है। और चुनाव के समय पर इन मीटरों को बदलना मुझे तो सीधी सीधी ये लगता है वसूली का इनका मेन धंधा है, वसूली के कारण इस तरह का प्रोजेक्ट। अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश भर के आयुर्वेद कॉलेज के प्रशिक्षु चिकित्सक हड़ताल पर चले गए हैं। आज रीवा जिला सहित पूरे प्रदेश में आयुर्वेद कॉलेज के प्रशिक्षु चिकित्सक हड़ताल पर चले गए। उनका कहना है कि पिछले 2 वर्षों से अपनी मांगों को लेकर सरकार से बातें कर रहे हैं लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला है। रीवा आयुर्वेद कॉलेज के छात्रों ने आज अपने अलग अंदाज में विरोध जताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला बनवाया और उनसे हवन करवाया। छात्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल के समय तो काफ़ी बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन अब उन्हें आयुर्वेद कॉलेज के छात्रों का कोई भी ध्यान नहीं है। और क्या कहना है छात्रों का आपको सुनाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सचिन पटेल है और मैं बीएमएस फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। आप सभी को आज मैं बताना चाहता हूँ कि जो हम ये सद्बुद्धि यज्ञ और छात्र संगोष्ठी करने वाले हैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे प्रथम ये बताना चाहता हूँ कि हमने 2 पुतले बनाए हुए हैं, जिसमें एक पुतला माननीय प्रधानमंत्री जी का और द्वितीय पुतला बनाया है हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का। और इससे हम ये सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो एक तरफ तो आयुर्वेद को बढ़ावा दे रहे हैं और कोरोना काल में उनने आयुर्वेद के लोहा को माना है और वो चाहते हैं कि आयुर्वेद बढ़े, पर जो हमारी सरकार और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो हमारे प्रति बिल्कुल उदासीन है। आयुर्वेद को लेकर उनकी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई जा रही है और ना हमारे लिए उनका सपोर्ट है। इसलिए हम आज ये यज्ञ के द्वारा और सिर्फ प्रधानमंत्री जी के द्वारा आहुति दिलवाए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को हाथ जोड़कर साइड में बिठाए हैं पुतला के रूप में। इससे हम ये सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी आप आहुति दीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमारी जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको सद्बुद्धि आए और वो हमारे आयुर्वेद के लिए कुछ सोचें, हमारी मांगों को देखें और उनको पूरा करें। क्या मांगे हैं आप? हमारी 4 मांगे हैं। सर्वप्रथम सबसे पहली मांग है हमारी जो है कि हम बेरोजगार की तरह घूमते हैं। हमारी 10 साल में पीएससी आती है, वो भी सिर्फ पीएससी आ रही है। आप बताइए हमारे पास क्या ऑप्शन है? हम एग्जाम करके एग्जाम पास कर लिए, बीएमएस कंप्लीट कर लिए, डिग्री हमारे हाथ में है, उसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं रहता। तो अगर हमारे पीजी स्कॉलर्स लोग हैं वो भी अगर पूरा कंप्लीट कर लेते तो उनके पास भी कोई जॉब नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि पीएससी हर साल आनी चाहिए और बाकी विभागों में जैसे कि वन विभाग, जेल विभाग और बाकी विभाग हैं उनमें भी आयुर्वेद के लिए भर्ती निकलनी चाहिए। दूसरी मांग हमारी ये है हमको सीपीआई से लिंक किया जाए, ठीक है। और तीनों मांगे दूसरी मांग हमारी सीपीआई से हमको लिंक किया जाए, क्योंकि जब हम सीपीआई से लिंक हो जाएंगे तो हम जैसे कि एमबीबीएस, बीडीएस उनकी जैसे कि मानदेय वगैरह स्टाइपेंड बढ़ता है उसी प्रकार हमारा मानदेय स्टाइपेंड बढ़ेगा। तीसरी मांग हमारी ये है कि जो हमारे पीजी स्कॉलर्स हैं उनको मेडिकल लीव का प्रावधान दिया जाए। और चौथी मांग हमारी ये है कि जो एकेडमिक कैलेंडर है एमपीएमएसयू का, उससे हमें एकेडमिक कैलेंडर मिला ताकि हमें पता चल जाए साल के प्रथम में ही कि हमारे एग्जाम कब होंगे। आज हम लोग 18 बैच और 19 बैच बहुत सारे लेट हुए हैं, वो एमपीएमएसयू के विसंगतियों के कारण हुए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में।
अधिक जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है जो है 9993208439। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंका है। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के कारण युवा त्रस्त हैं, जिसको लेकर आज एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया। आपको बता दें कि नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया, जिसमें बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी का कारण बताते हुए युवाओं में आक्रोश है, जिसको लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया है। आज हम लोग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का पुतला दहन किए हैं, जिसका हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जिस प्रकार से कंस मामा यानी शिवराज मामा जनता को चूतिया बना रहे हैं, लाडली बहन योजना या इस प्रकार की जो योजनाएं लाते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता क्या ये जनता को भीख देते हैं। मेरा कहना है और मेरा मानना है कि यदि आप लाडली बहन के भाइयों को, उनके पति को यदि आप रोजगार दे देंगे, तो मेरे को नहीं लगता ये 1000 या 1500 रुपये राशि की ज़रूरत किसी भी जनता को है। युवाओं को 1000 रुपये नहीं, युवाओं को रोजगार चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता कि ये भ्रष्टाचार जनता पार्टी हमेशा योजनाओं की बात करती है, लेकिन युवाओं की बात कभी क्यों नहीं करती। जिला अधिवक्ता संघ रीवा ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि साल 2013 से लगातार अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम के नाम पर चला जा रहा है। हालत यह है कि कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करने के बावजूद विधानसभा में समर्थन के अभाव में कानून नहीं बन पा रहा है, जिससे अधिवक्ता समाज में आक्रोश व्याप्त है। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेंद्र पांडे ने कहा कि आम निर्वाचन 2023 से पहले या तो विधानसभा के पटल पर अधिसूचना के माध्यम से अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को वैधता प्रदान करें, जिससे अधिवक्ताओं में रोष समाप्त हो जाए और भय मुक्त वातावरण बन सके, साथ ही अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ये ज्ञापन अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम, जिसके लिए अधिवक्ता मध्य प्रदेश के पिछले 10 सालों से लगातार मांग कर रहे हैं, और ये सरकार उसको कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कर चुकी पिछली बार, लेकिन सदन में नहीं रखती और ना रख के कानून बनाती, ना अध्यादेश जारी करती। इसके लिए पूरे प्रदेश के अधिवक्ता संघ आज मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंप रहे हैं कि अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को तुरंत पारित करें, जिससे समस्त प्रदेश के अधिवक्ता निर्भीक होकर अपने पेशे के साथ न्याय कर पाएँ। क्या किसके नाम है ज्ञापन? मुख्यमंत्री के नाम। अगर आगे भी बात नहीं बनती, हर बार जैसे जो देते आ रहे हैं, तो फिर अपने पास तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन है, लंबा खींच देंगे, उसमें क्या रखा है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। गणेश विसर्जन को लेकर बिहार नदी के घाटों में हाई मास्क लाइटें लगवाई गई हैं। इसका निरीक्षण करने आज महापौर अजय मिश्रा पहुंचे और साथ ही लोगों को गणेश चतुर्थी की बधाइयां दी। विसर्जन घाट में त्योहार में देर रात तक श्रद्धालु विसर्जन करने पहुंचते हैं और अंधेरा होने की वजह से कई तरह की परेशानियां होती थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए महापौर ने हाई मास्क लाइटों की व्यवस्था कराई है।
उनके द्वारा हाल ही में निरीक्षण के दौरान ये व्यवस्था बनाने निर्देश दिए गए थे। निरीक्षण के दौरान जय मिश्रा बाबा ने कहा कि शहर में कई ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र थे जिनमें अंधेरे के चलते कई तरह की समस्याओं का सामना शहर की जनता को करना पड़ता था, लेकिन ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया और वहां ज़रूरत के अनुसार हाई मास्क लाइटें लगवाने का काम किया गया और जहां भी ज़रूरतें हैं वहां भी लाइटें लगवाई जाएंगी। दिखाई नहीं दे रहा था। पिछली बार जब नवरात्रि के समय विसर्जन कराया गया तो उसी समय हम लोगों को ये एहसास हुआ कि यहाँ पर 2 हाई मास्क लाइट की आवश्यकता होगी। तो आज हमारे MIC के विद्युत विभाग के प्रभारी सदस्य मनीष नामदेव जी द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। जब से ये 2022 से 1 अगस्त से जब से हम लोगों ने प्रभार लिया, शहर के अंदर 7 बड़ी हाई मास्क लाइट जिसकी लागत 30,78,000 और 10 छोटी हाई मास्क लाइट जिसकी लागत 7,10,000 के लगभग है। कुल मिलाकर 17 हाई मास्क लाइट 1 साल के अंदर नगर निगम में हमने लगवाई और वहाँ लगवाया जहाँ पर आवश्यकता थी। चौराहों में लगवाया गया, कब्रिस्तान में लगवाया गया, मंदिरों में लगवाया गया, मस्जिदों में लगवाया गया, घाटों में लगवाया गया। तो इसलिए ये जब शहर का विकास, समग्र विकास खाली कुछ चंद चीज़ों से नहीं होता है, हर छोटी छोटी चीज़ों को देख के शहर का विकास किया जाता है। और ये विसर्जन घाट में साल में 2 बार 3 बार ही आवश्यकता पड़ती है। पर अब ये हाई मास्क लाइट लगने से एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि कोई भी आयोजन किसी भी समाज का अगर घाट की आवश्यकता होगी तो ये हाई मास्क लाइटों का उपयोग होता रहेगा। और अभी इस घाट में बड़ी मूर्ति विसर्जन के लिए हम लोगों ने एक प्लान किया है। हमारे SDO बुंदेला जी और अभिनव हमारे सब इंजीनियर हैं, हमारे निर्माण के प्रभारी धनेन्द्र सिंह जी हैं, नीतू पटेल जी हैं, अशोक पटेल हमारे पूर्व पार्षद हैं। इन लोगों ने सब ने मिलकर एक प्लान किया है कि एक रैंप बनाया जाए जिससे बड़ी मूर्तियों को रख के और उनको डायरेक्ट विसर्जित किया जा सके, क्योंकि सीढ़ी बहुत है, इस घाट की गहराई बहुत है, ऊपर से लेकर मूर्तियों को उतरने में गिरने का खतरा है। तो ये सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं हम लोग। अभी तक में 100 करोड़ से ऊपर के निविदाएं कर चुके हैं, 90 करोड़ के लगभग निर्माण के निविदाएं करा दिए। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को लेकर आज एक स्वास्थ्य शिविर और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्षेत्र में लगातार तेजी से बढ़ रहे कैंसर मरीजों की संख्या को देखते हुए खासकर महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की समस्या सामने आ रही है। कैंसर एक भयावह बीमारी है जो लगातार अपने क्षेत्र में पैर पसार रही है। इसी को लेकर आज एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस समय महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की समस्याएं बहुत देखने को आ रही हैं। दी गई है यहाँ पर देखिए ये पूरा महीना अक्टूबर का ये कैंसर ब्रेस्ट के लिए एक अवेयरनेस है, मंथ है। ये WHO के द्वारा निर्धारित किया गया है। इसको पिंक अक्टूबर का नाम दिया जाता है। इसमें पूरे महीने में कैंसर ब्रेस्ट के मरीजों अवेयरनेस, एक तो ये कि ये बीमारी ऐसी है जिसको अपन अच्छे से उसको जल्द से जल्द इसका निदान पा सकते हैं। इसके लिए सारी महिलाएं को और इवन इनके जो पुरुष साथी हैं और जो पुरुष फैमिली मेम्बर्स हैं उनको ये कैंसर ब्रेस्ट के बारे में अवेयर करना, और ये कि ये बहुत आसानी से पता चल जाता है इस कैंसर ब्रेस्ट के बारे में, और इसका फिर इलाज स्तन कैंसर का शीघ्र और अच्छे हाथों में बहुत अच्छे। क्या कारण है मैडम ये बीमारियां जो जनित हो रही हैं? कैंसर ब्रेस्ट जो है वो 2 तरह से या 3 तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने निहित हमारे इसमें हैं, जैसे जीन्स जो है वो हमारे इसमें ही हैं जो परिवार में चलते हैं, तो वो एक कारण है जिसमें कैंसर ब्रेस्ट हो सकता है। फिर कुछ है जो अपने एनवायरनमेंट में जो चीज़ें उनके कारण कैंसर ब्रेस्ट हो सकता है। मोटापा अपने आप में एक अभिशाप है इसके लिए, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना, डायबिटीज़ होना, और देर से बच्चे होना या किस एज से इसकी शुरुआत होती है? इसकी शुरुआत आमतौर पे 40 या 45 साल की उम्र के बाद होती है, जिसमें हमें पता लग सकता है कि कभी पर आजकल यंग पेशेंटों में भी कैंसर ब्रेस्ट की देखा जा रहा है। कैसे इस बीमारी से बच सकते हैं? इससे बीमारी से सबसे ज़्यादा अच्छे से बचा जा सकता है जब उसके बारे में उसको जानकारी है। अगर आपके पास जानकारी है तो आप इस बीमारी को आप कर सकते हैं। जो नेशनल है, हम लोग बहुत सारी सेवा गतिविधियाँ करते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे सेमिनार करते हैं, जागरूकता के कार्यक्रम करते हैं,
ये आज विशेष शिविर हमने लगाया कैंसर जागरूकता के लिए, क्योंकि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही कॉमन है। इसलिए हमने डॉक्टर रचना गुप्ता को एंगेज किया और उन्होंने बहुत ही उपयोगी जानकारी हम सभी को दी। ये कब से आपका चल रहा है ये शिविर? हम लोगों का शिविर आज ये पूरा 15 दिन है, जिसमें हम लोगों का आज पहले दिन ये सेमिनार था और 1 अक्टूबर को रैली में भी हम सब भाग लेंगे और हम कोशिश करेंगे। किनके द्वारा ये लगाया गया था शिविर? ये डॉक्टर रचना गुप्ता, डॉक्टर कैलाश गुप्ता के सहयोग से किया गया। तो ये शिविर लीनियस क्लब ने ऑर्गेनाइज किया और डॉक्टर रचना गुप्ता को, डॉक्टर कैलाश गुप्ता को हमने एंगेज किया था। इन्होंने हम सबको बहुत ही उपयोगी जानकारी दी और सभी महिलाओं को जागरूक किया और इससे बचाव के उपयोग बताया। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।